सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई भी घटना मुझे बतानी हो जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजेंद्र नाम के एक शख्स के परिवार के साथ घटी थी। ये घटना मेरे गांव से जुड़ी हुई है और मुझे वहीं से पता लगी है, तो ये घटना जैसे मैं जानता हूँ ठीक वैसे ही आपको बताऊँगा। कन्वीनियंस के लिए आगे की घटना में मैं राजेंद्र को राज बोलूँगा। तो राज अपनी फैमिली के साथ पहले लखनऊ में रहा करता था, जिसका गांव झारखंड में एक जगह पर था। उसका एक 8 साल का बेटा था और उसके अलावा उसकी वाइफ रहती थी उसके साथ। जब उसके बेटे की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो इस बार उसका प्लान था कि वो वापस से अपने गांव में जाए और अपने गांव वाले घर में थोड़ा समय बिताए। उसको अपने गांव गए हुए लगभग 8 साल हो चुके थे। अपने बेटे के जन्म के बाद से ही वो अपने गांव में नहीं गया था, क्योंकि बात ये थी कि उसके बेटे के पैदा होने से 2 साल पहले उसके माता पिता यानी उसके बच्चे के दादा दादी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से उनके गांव वाले घर पर ताला लगा हुआ था, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी थी। अब इतने लंबे समय के बाद जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा होने लगा तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें एक बार अपने गांव में भी घूम कर आना चाहिए। राज का बेटा आरव इस ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो पहली बार अपने गांव में जा रहा था। पर दिक्कत की बात यह थी, जब वो लोग अपने गांव वाले घर में पहुंचे तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, क्योंकि वो जगह पिछले कई सालों से बंद थी और वहाँ पर अच्छी खासी धूल मिट्टी और भी गंदगी थी। इसीलिए सबसे पहला काम जो कि उन्हें वहाँ पर जाने के बाद करना पड़ा वो थी उस जगह की सफाई। उनका वो वाला पूरा दिन ही अपने घर की सफाई में ही चला गया। उसके बाद जब वे सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए तो राज ने अपनी वाइफ की हेल्प करके डिनर बनवाया और उसके बाद वो तीनों ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हालांकि इस टाइम पर उनका बेटा आरव थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। वो बार बार बाहर की तरफ देखकर ऐसे कुछ बोलता मानो बाहर कोई खड़ा हो जिससे वो बात कर रहा है, पर इधर राज और उसकी वाइफ को कोई भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था। तब खाना खाते खाते ही एकदम से वो बीच में उठा और उसने बोला, मैं बस जल्दी से खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बाहर आऊँगा। राज और उसकी वाइफ को लगा कि शायद उनका बेटा बाहर जाने के लिए ऐसे ही बहाने कर रहा है, पर जब खाना खाकर वो जाने लगा तो राज की वाइफ ने उसे रोका और बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आज ही यहाँ पर आए और तुम्हारे आज में दोस्त भी बन गए, वो भी ऐसे जो हमें दिख भी नहीं रहे। तब आरव ने बोला कि मेरे दोस्त वो बाहर ही खड़े हुए हैं और वो काफ़ी देर से मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। ये बात सुनकर राज और उसकी वाइफ दोनों ही थोड़ा हैरान हो गए और बाहर की तरफ देखने लगे। वो दोनों ही बाहर देखने गए, बट उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। इधर राज को लगने लगा कि शायद दिन भर के सफ़र की थकान के कारण आरव ये सब महसूस कर रहा है या चीज़ें देख रहा है। उसने अपनी वाइफ से कहा कि इसे ऊपर सुलाने के लिए ले जाओ और एक बार उसका बुखार चेक कर लेना। उसकी वाइफ ने ऐसा ही करा, बट आरव बिल्कुल फ़िलहाल नॉर्मल था। जब राज ऊपर गया तो उसने बोला जल्दी से सब लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे, उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। आरव ना चाहते हुए भी उन दोनों के बीच में लेटकर सो गया। वे सभी लोग सोए हुए थे और तब आधी रात के बाद किसी वक्त में राज की वाइफ सुष्मिता की आंख खुली। उसकी आंख खुलने का कारण थी एक आवाज़ जो कि उसे बाहर की तरफ से आ रही थी। कुछ ऐसी आवाज़ मानो कई सारे बच्चे वहाँ पर हंस रहे हों। ये बात सुनकर वो थोड़ा पहले हैरान हुई और फिर धीरे धीरे अपनी नींद को तोड़ते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ से वो बालकनी में जाकर नीचे की तरफ देखने वाली थी। पर जैसे ही उसने वहाँ जाकर दरवाज़ा खोला तो वो इतना ज़्यादा डर गई
कि उसके पास रिएक्ट करने के लिए भी कोई शब्द नहीं थे। उसने देखा कि उसका बेटा आरव सामने एक पेड़ के पास ज़मीन पर बैठा हुआ था और अपने हाथों से ही वो उस ज़मीन की खुदाई कर रहा था और वहाँ से मिट्टी हटा रहा था। पर यह ज़्यादा डरावनी बात नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि उसके चारों तरफ 3 बच्चे खड़े हुए थे, जिनमें से 2 लड़के थे और एक लड़की थी जो कि उसी की उम्र के लग रहे थे। लेकिन डरावनी बात यह थी कि वो सभी लोगों के आर पार देख पा रही थी और इवन उनके अंदर से कुछ रोशनी टाइप की भी निकल रही थी, जो कि उसे इस बात का यकीन दिलाने में काबिल थे कि वो बच्चे सामान्य नहीं थे। सुष्मिता और कुछ भी नहीं बोल पाई सिवाय चिल्लाने के। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर उसका पति राज उठ गया और बाहर वो जो बच्चे थे उनकी नज़र भी सुष्मिता पर पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि सुष्मिता उन्हें देख चुकी है। पर आरव, उसे तो शायद उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, या मानो वो किसी तरीके के हिप्नोटिज्म में था। पर वो सारे बच्चे अब धीरे धीरे सुष्मिता की तरफ बढ़ने लगे और ये देखकर उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। पर राजेंद्र ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद राज ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो सुष्मिता और कुछ नहीं बोल पाई सिवाय इसके कि खिड़की से खुद देख लो। इसके बाद जब राज खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाहर वो बच्चे उनकी तरफ आ रहे थे। राज काफ़ी ज़्यादा वैसे बहादुर किस्म के इंसान थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा बाहर इस तरीके से इस हालत में है तो बिना कुछ सोचे दरवाजे को ज़ोर से बंद करके बाहर की तरफ आए और तेज़ी से उस जगह की तरफ बढ़ने लगे, उस पेड़ के पास जहाँ नीचे बैठकर आरव ज़मीन को खोद रहा था। जब वो 3 बच्चे उन्होंने ये सब देखा तो वो भी पीछे की तरफ हटने लगे, मानो वो भी राज से डर रहे हों। पर बीच बीच में उनके चेहरे पर आई हुई वो अजीब सी मुस्कान राज को भी एक हद तक डरा रही थी, पर अपने डर को वो छुपा रहे थे। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब गए वो बच्चे धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगे। जब तक वो वहाँ पर गए तब तक वो तीनों ही बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे और अब बस वहाँ पर आरव था जो कि लगातार ज़मीन खोद रहा था। और एक और दर्दनाक बात ये थी कि उसके नाखून तक भी टूट चुके थे और उनमें से खून निकल रहा था। फिर भी वो मानो इस तरीके से खोदे जा रहा था जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल में था ही नहीं। राज ने उसे काफ़ी बुलाया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राज ने उसे उठा लिया और उसे सीधा अपनी तरफ खड़ा किया और उससे बोलने की कोशिश करने लगे। पर वो देख पा रहे थे कि उसकी आंख तो भले खुली हुई थी, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी भी सो ही रहा हो और उसका शरीर ये सब खुद ब खुद कर रहा हो। राज ये देखकर काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने अपने बेटे के गाल पे धीरे धीरे थप्पड़ मारने शुरू करे, ताकि इस उम्मीद में कि वो होश में आ जाएगा। इतने में ही सुष्मिता भी बाहर आ चुकी थी और अपने बेटे की हालत को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। थोड़ी देर तक जब राज ने उसे उठाने की कोशिश करी तो फाइनली उसको होश आ गया और अब वो दोनों ही अपने बच्चे को लेकर वापस से ऊपर बेडरूम में गए। और वहाँ पर जाने के बाद अब वो उससे पूछे कि आखिर क्या हुआ था और तुम वहाँ पर कैसे चले गए थे। तब आरव ने बोला, मैं जानता हूँ आप मुझ पर गुस्सा करोगे, पर कुछ इस तरह से हुआ था ये सब। मैं सोया हुआ था और एकदम से ही कुछ आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं जब उठा तो मैंने देखा कि रूम की जो ऊपर वाली विंडो है, जो कि एक छोटी सी खिड़की थी, वहाँ पर मुझे 3 बच्चे दिखाई दे रहे थे और ये और कोई नहीं, वही बच्चे थे जो कि मुझे शाम को भी खेलने के लिए बाहर बुला रहे थे। मैं सोचने लगा कि ये लोग इतनी रात में क्यों खेल रहे हैं और मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसी सोच के साथ मैं अपने बिस्तर से उठ गया और मैं बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर जाने से पहले मैं दरवाजे को खोलकर उनकी तरफ देखने लगा तो वो वहाँ पर नहीं थे और वो थोड़ा दूर पेड़ के पास जा चुके थे और मुझे भी इशारे के साथ वहीं पर बुला रहे थे। मेरे मन में आया कि मैं उनसे पूछूं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं बिना कुछ सोचे उनके पास जाने लगा। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर मैं बहुत डर गया। उन्होंने कहा
कि हम सभी मर चुके हैं, हमें किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद हमें मार दिया गया, हमारी लाश यहीं पर है। आरव को बस इतना ही याद था। उसने बताया कि इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं और सीधा यही याद है कि उसके पापा उसे उठा रहे थे। ये सब सुनकर राज काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और उसकी वाइफ सुष्मिता भी, पर वो अपने बेटे को भी और परेशान नहीं करना चाहता था, तो उसने कहा कि अभी सो जाते हैं, सुबह इसके बारे में सोचेंगे। सुबह सुबह राज ने अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया और उस जगह पर खोदना स्टार्ट करा और कुछ देर खोदने के बाद उन्हें वो चीज़ मिली जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ पर 3 बच्चों के कंकाल थे। उन्होंने उन कंकालों को बिना छुए ही पुलिस को वहाँ पर कॉल करा और बुला लिया। इसके बाद राज की बताई हुई पूरी घटना को उन्होंने पुलिस को बता दिया। हालांकि ये बात यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर उन सभी पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले ने उनकी बात पर यकीन करा और इस बात की तलाशी लेनी शुरू करी। और ये बात सुनकर भी आपको हैरानी होगी कि कुछ टाइम के बाद इस केस के ऊपर से पर्दाफाश हो चुका था। दरअसल वो 3 बच्चे, जिनमें से लड़की का नाम पूजा था और दोनों लड़कों का नाम रवि और महेश था। महेश और पूजा भाई बहन थे, पर उनके मम्मी पापा काफ़ी समय पहले ही मर चुके थे और उनके दादा दादी ने उन्हें उनके चाचा के पास रहने के लिए भेज दिया था, जिनका सलूक हमेशा से ही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था। एक टाइम के बाद जब उनके दादाजी की मौत हो गई, तब उसके चाचा उन दोनों ही बच्चों को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे और इसी सोच के साथ उन्होंने एक दिन उन्हें अगवा करना चाहा। पर उस दिन उनके साथ उनका एक दोस्त भी खेल रहा था, जो कि रवि था। उन्होंने यही गलती कर दी कि उन दोनों के साथ उन्होंने और लालच में रवि को भी किडनैप करवा लिया और उसके बाद उन्होंने उन तीनों को ही गाड़ी के डिग्गी में बंद कर दिया। पर लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो उन्हें वहाँ पर कितनी देर तक छोड़ देंगे जब तक वो जिंदा रहें। उन्होंने 3 दिन के बाद वो डिग्गी खोली और तब तक वो तीनों बच्चे दम घुटने के कारण मर चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो सोचने लगे कि आखिर उन्हें क्या करना है इन बॉडीज़ का। तब उन्हें एक बात याद आई जो कि उनके एक रिश्तेदार ने बताई थी, जो कि पड़ोस के गांव में ही रहता था। एक फैमिली के बारे में जो कि शहर में रहती है और उनका घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो उनके घर की प्रॉपर्टी के पास में आए और उन्होंने देखा कि वो जगह बिल्कुल खंडहर जैसी हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने उस जगह का फ़ायदा उठाते हुए वहीं पर गड्ढा खोदा और उन तीनों बच्चों को वहाँ पर दफना दिया। क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता था नहीं, इसीलिए इस खबर का अगले 3 सालों तक किसी को भी पता नहीं चला, जब तक कि राज अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर नहीं आ गया। पर फाइनली उन तीनों बच्चों के साथ इंसाफ हो गया, आरव की वजह से और उसकी फैमिली की वजह से। हालांकि इस घटना के बाद वो लोग अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचकर वापस हमेशा हमेशा के लिए लखनऊ में चले गए और वहीं रहने लगे। आज की नेक्स्ट स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर विक्रम ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम विक्रम है और मैं 30 साल का हूँ और पुणे का रहने वाला हूँ। इनिशियली मैं कर्नाटक से हूँ, जहाँ पर मेरा बचपन बीता और जहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग करी। ये घटना भी उसी समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए गया। दरअसल हमारे गांव में कोई ख़ास स्कूल था नहीं और जो नॉर्मल कोई स्कूल था वो गांव से काफ़ी दूरी पर था। इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फ़ैसला करा। खैर वहाँ मैं अकेला नहीं गया, बट मेरे साथ मेरे 3 और दोस्त गए थे, जो कि हम चारों ही आसपास में ही रहते थे। इसीलिए हम सब लोग वहाँ जाने पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम सब साथ रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हम वहाँ पर पहुँचे और हम चारों ने अपना रूम एक साथ ही अलॉट करवाने के लिए बोला था। इसलिए जो रूम हमें मिला वो हम चारों के लिए ही था। रूम में 2 बंक बेड्स बने हुए थे। इसके अलावा रूम अच्छा खासा स्पेसी भी था। हम सभी लोग रूम को इधर से उधर तक देख रहे थे और उसके बाद तब मेरे एक फ्रेंड की नज़र विंडो के पास गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ की विंडो थी नॉर्मली। वो उसके पास गया और उसने वो खिड़की खोल दी और उसके बाद बाहर की तरफ देखने लगा। दरअसल
हमारे बोर्डिंग स्कूल के पीछे की साइड में एक जंगल था जो कि काफ़ी बड़ा ही था। मान लो जंगल से पहले थोड़ी दूर तक हमारे स्कूल की बाउंड्री थी, जिसके बाद से जंगल स्टार्ट होता था। उस दिन हमारी कोई क्लास नहीं थी, तो हमने पूरा दिन इधर उधर ही घूमने में और आसपास की जगह को देखने में बिता दिया। उसके बाद रात में हम लोग वापस आ गए और हम 3 लोग आपस में बैठकर गेम खेलने लगे। हम सभी लूडो खेल रहे थे, पर हम में से एक लड़का जिसका नाम लविश था, वो एक एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था, जिसकी वजह से वो हमारे साथ ना खेलकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, वहीं पर टेबल चेयर लगाकर जहाँ से वो विंडो भी थी। अपना गेम खेलने के बाद हम 3 लोग सो भी गए, बट लविश देर रात तक पढ़ाई करता रहा। एक टाइम के बाद जब वो पढ़ते पढ़ते रात में बोर हो गया, ये कोई 12 साढ़े 12 बजे के बाद, बट जब उसने खिड़की खोल के बाहर देखा तो जिस चीज़ को उसने देखा वो उसके लिए एकदम ही अनएक्सपेक्टेड थी। जो भी उसने देखा उसके बाद वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, जिससे हम तीनों ही उठ गए। और जब हम उठकर उसके पास गए और हमने बाहर की तरफ देखा, तो जो हम देख रहे थे वो हमारी कल्पना से भी परे था। बाहर नीले रंग के आग के गोले हवा में उड़ रहे थे, एक नहीं कई सारे, और ये सारे जंगल की तरफ थे, यानी स्कूल की बाउंड्री से बाहर। ये ज़्यादा चल भी नहीं रहे थे, बस एक जगह पर हवा में मानो लटके हुए थे और वहीं पर बार बार जले बुझे जा रहे थे। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे हमें। तब मेरे उस दोस्त जितेंद्र ने कहा कि क्या ये आत्माएं हैं वही, पर लविश ने कहा कि नहीं शायद ये कुछ और है। पर अंदर ही अंदर हम सब लोग डर चुके थे और हम चुपचाप अपने बेड्स पर लेट गए और चुपचाप सोने लगे। अगले दिन अपनी क्लासेस के दौरान जब हमारा ब्रेक था, हम चारों मिले और इसी बारे में बात करने लगे। तब इसी एडवेंचर के चलते हम लोग का प्लान बना उस जंगल में एक बार घूम के आने का। शाम को जब हमारी क्लासेस ओवर हो गई, उस टाइम पर हम लोग पीछे की साइड से ही दीवार को छलांग मारकर वहाँ से जंगल की ओर घुस गए। वो जंगल काफ़ी घना भी था, ये हमें तब पता चला जब हम उसके अंदर से निकल रहे थे। तब लविश, जो कि हमसे थोड़ा आगे चल रहा था, वो एकदम से चिल्लाया और उसने हमें बुलाया कि यहाँ आके देखो, कि यहाँ आके देखो। जब हम उसके पास गए तो हम ये देखकर हैरान हो गए कि वहाँ पर ज़मीन पर कई सारी हड्डियाँ दिख रही थी। मतलब ऐसी हड्डियाँ जो कि आधी ज़मीन के अंदर थी और आधी थोड़ी बहुत बाहर की तरफ निकली हुई, जिससे पता चल रहा था कि ये सारी हड्डियाँ शायद यहीं कहीं दफन हैं। ये देखकर हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डर भी गए और इसीलिए हम उस तरफ से पीछे को हटकर दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगे। पर लविश ने तभी कहा कि तुम लोग 1 मिनट रुको, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। पर हम नहीं चाहते थे कि लविश किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम में फंसे, इसीलिए हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। और एक पॉइंट पर जब वो आगे बढ़ने लगा, तो वो बढ़ते बढ़ते ही ज़मीन के अंदर ही मानो धंसने लगा और उस जगह पर एक पता नहीं गड्ढा बोलूँ या फिर कुछ और, लेकिन वो गड्ढा वैसे नहीं दिख पा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि लविश बोल रहा था कि उसे लग रहा है कोई उसका पैर नीचे खींच रहा है। हम सभी उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, पर हम भी काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे थे उसे बाहर निकालने में। जब एक पॉइंट के बाद हमने अपनी पूरी जान लगा दी और लविश बाहर निकला, तो जो हमने देखा उसे देखकर हम और ज़्यादा डर गए। उसके पैर में एक कंकाल की खोपड़ी लगी हुई थी, जिस खोपड़ी के मुंह में उसका पैर फंस चुका था। ये देखकर हम और भी ज़्यादा डर चुके थे और अब हम लोगों ने बस वहाँ से भागकर वापस हॉस्टल में जाने का सोचा। हमने फ़ौरन ही उसके पैर से वो खोपड़ी बाहर निकाल के उधर ही फेंक दी और सीधा भागते हुए अपने स्कूल में आ गए। अपने रूम्स में आने के बाद हम एकदम शांत हो चुके थे, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी थी वो हमारे लिए बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हमने उसे बार बार देखा हो, और हम सब डरे हुए थे। हम लोगों ने शाम तक भी, इवन रात तक भी अपने आप से आपस में ज़्यादा बात नहीं करी और रात होने के बाद हम सभी लोग सो गए। आधी रात के बाद किसी समय पर जितेंद्र ने हम सभी को धीरे धीरे हिलाते हुए उठाने के लिए बोला। हम सभी धीरे धीरे अपनी नींद से निकले और हमने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही हम समझ चुके थे कि उसने हमें क्यों उठाया है।
दरअसल बाहर की तरफ से काफ़ी सारी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। पहले तो लविश बोला कि ये आवाज़ें बस मुझे आ रही हैं, तुम्हें भी आ रही हैं, पर सब लोग बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे और शांत हो गए। जितेंद्र ने थोड़ी हिम्मत करी और वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने खिड़की को खोल दिया। पर जब वो बाहर देखा तो उसकी आंखें सिर्फ वहीं पर जमी रह गई और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमने भी जो देखा उसे देखकर हम भी डर गए, क्योंकि आज बाहर वो नीले रंग के आग के गोले नहीं बल्कि हमें सीधे सीधे इंसानों की परछाइयाँ जंगल में घूमती हुई दिख रही थी, जिनके अंदर से अब वो नीली रोशनी दिख रही थी और वे सभी बस वहाँ पर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। ये देखना इतना डरावना था कि हम लोग और कुछ बोले भी नहीं और खिड़की को जल्दी से बंद करके सिर्फ बिस्तर पे आकर लेट गए और उसके बाद कोई किसी से कुछ नहीं बोला और अपने चद्दर डालकर सो गए। अगले दिन से स्कूल में वो नीले आग के गोले वाली बात धीरे धीरे फैलने लगी थी और बच्चे इसके बारे में बात करने लगे थे। बट ये हॉस्टल की रेपुटेशन के लिए सही नहीं था, तो हॉस्टल की तरफ से वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को एक डॉग दिया गया सिक्योरिटी पर्पस से। उस डॉग को हॉस्टल के पीछे वाली साइड पर बांधा गया, जिस साइड हमारा रूम भी था, और जहाँ वो डॉग बंधा था वहाँ से हम उसे साफ देख सकते थे। पहली रात कुछ भी नहीं हुआ, पर अगली रात जो हुआ वो डरावना था। रात में हमारी आँख खुली और वजह थी उसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, जो कि लगातार किसी चीज़ पर भौंक रहा था, लेकिन शायद हम जानते थे कि ये कोई भी चीज़ इंसानी नहीं है। जब हम लोग खिड़की के पास गए और हमने बाहर देखा तो एक बार फिर से हम ये देखकर डर गए कि बाहर इस बार उस कुत्ते के सामने ही थोड़ी दूरी पर वो नीले रंग की रोशनियाँ इधर उधर चक्कर लगा रही थी। और ये बात और ज़्यादा डरावनी थी कि पहले ये रोशनी सिर्फ एक जगह पर स्थिर रहती थी, पर अब वो इधर उधर भी हिल रही थी। हम लोग ऑलरेडी डरे हुए थे और ये नज़ारा देखकर हमारे अंदर और हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ करें, इसलिए हम चुपचाप बस जाकर लेट गए। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं चला, पर बस इतना याद है कि 2-3 घंटे के बाद लगभग जब 3-4 बज रहे होंगे सुबह के, तब मुझे लगा कि कोई हमारे रूम से बाहर निकला। बट मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, इसलिए मैंने बाहर निकल के नहीं देखा। थोड़ी देर में मेरी दोबारा आँख लग गई और उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो बाकी सब तो तैयार हो रहे थे, बट लविश वहाँ पर तब नहीं था। लविश की यूनिफॉर्म भी वहीं रखी हुई थी। बाकी दोनों ने मुझसे बोला कि लविश को ढूंढना पड़ेगा, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि आखिर वो कहाँ गया है। खैर, हम लोग उसे ढूंढने के मकसद से बाहर निकले, तब हमें पता लगा कि वॉशरूम के पास भीड़ लग रही है और हम उसे देखने के लिए वहाँ पर जाने लगे। मेरे अंदर से लगातार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम जब वहाँ गए तो हमने देखा कि लविश वॉशरूम की दीवार से लगकर बेहोश पड़ा हुआ है। हमने जैसे तैसे करके उसे होश में लाया और उसे सीधा रूम में ले आए। इसके बाद हमने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। वो पहले तो कुछ भी बताने से पहले एकदम चुप था, मानो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो और कुछ भी बोलना ना चाहता हो। और फिर उसने बताना शुरू करा। रात के इंसिडेंट के बाद से ही उसे टॉयलेट जाना था, बट वो डर के मारे जा नहीं पा रहा था। फाइनली जब सुबह के 3-3:30 बजे के करीब जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अब वो वॉशरूम के लिए जाएगा। उसने बताया कि उसने अपना काम कर भी लिया, और उसके बाद जब वो वॉशरूम से वापस रूम की तरफ आ रहा था, उस टाइम पे हॉल में उसने सामने से किसी को आते हुए देखा। वो काफ़ी बड़ी सी परछाई थी और वो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। उसने बताया कि वो जो चीज़ भी थी वो उसके सामने आई, और फिर उसने उसका चेहरा देखा, जिसे देखकर तो उसकी रूह ही कांप गई। उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, ऐसा मानो किसी के चेहरे पर बहुत सारे पत्थर मारे गए हों और कुचल दिया गया हो। उसे देखकर उसे कोई होश नहीं रहा, और उसके बाद सीधा उसकी आंख सुबह ही खुली। लविश के लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और इस घटना के बाद उसने फाइनली
हॉस्टल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और वापस से अपने घर चला गया। बचे अब वहाँ पर हम तीनों। उसी दिन जब लविश वापस चला गया, रात में एक बार फिर से कुत्ते के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ सुनकर हम एक बार फिर से उसे देखने के लिए खिड़की के पास जाने वाले थे। पर जब हम वहाँ पर गए और हमने बाहर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि वो नीले आँख के गोले इस बार स्कूल की बाउंड्री के अंदर भी आ चुके थे और वो उस कुत्ते के आसपास थे। कई सारे गोले जो कि उस कुत्ते को बुरी तरह घेर चुके थे। पर सबसे डरावनी चीज़ तो हमने तब देखी। धीरे धीरे वो गोले उस कुत्ते के करीब जाने लगे और चारों तरफ से उसे घेरने लगे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो कुत्ता बिल्कुल भौंकना बंद कर चुका था और वो ज़मीन पर ढेर हो चुका था। हमें नहीं पता था उस टाइम तक कि वो मर चुका है, पर हम लोग डर के मारे सिर्फ वापस आ गए और एक बार फिर से हमने वही करा जो हमने हर रात किया था, चुपचाप लेटना। अगली सुबह हमें पता लगा कि उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी, पर सबसे डरावनी बात थी उसकी मौत की स्थिति। जब हम लोग बाहर गए तो हमने देखा कि बाकी सारे बच्चे भी उस जगह पर खड़े हुए हैं और वॉचमैन उस कुत्ते को वहाँ से हटाने की तैयारी कर रहा था। उस कुत्ते की बॉडी देखकर हमें सबसे ज़्यादा डर लगा, क्योंकि उसके चारों पाँव पर हवा में उठे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, मानो उसने काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ देखी हो, जिसके बाद उसका शरीर अकड़ा हो और वो मर गया हो। बस यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद से वहाँ पर बच्चों ने जाना बंद कर दिया और कुछ ही टाइम बीता होगा जिसके बाद एक के बाद एक वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया और किसी दूसरे बोर्डिंग स्कूल में चले गए। 3 महीने के बाद कुछ और इश्यूज़ के चलते वो बोर्डिंग स्कूल बंद करना पड़ा। सभी लोग कहते हैं कि ये कुछ और रीज़न्स थे, पर वैसे सभी लोगों को पता है कि उस जगह के बंद होने का रीज़न क्या था। वो हॉस्टल की बिल्डिंग आज भी वहीं पर है और आज तक वो बिल्कुल सुनसान है, कोई भी वहाँ पर अब नहीं जाता। जब से वो सील हुई तब से वो वैसी की वैसी ही है। हम चारों ने भी एक दूसरे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा लिया और अब हम लोग वहीं जाकर पढ़ने लगे, पर हमारे उस हॉस्टल की यादें हमारे साथ ज़िंदगी भर के लिए रहेंगी। मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैं और फ़िलहाल गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। बहुत दिनों से उनका किस्सा लिखने की सोच रहा था और आज वक्त निकाल कर आप सभी को बता रहा हूँ। ये सब मैं उन्हीं की ज़ुबानी लिख रहा हूँ। किस्सा हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। 7-8 साल पुरानी बात है। ये चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे और उनके आजमगढ़ के ही कुछ दोस्त दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने प्लान बनाया कि बिलिंग चलें, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, घुमाएंगे और मज़ा भी आएगा। अचानक योजना बनी और वह तीनों लोग बिलिंग चले गए। मुझे अब पता चला कि वे लोग हिमाचल जा रहे हैं तो मैंने भी इच्छा जताई। वे लोग तय प्रोग्राम के तहत बस से निकलने वाले थे, इसलिए मैंने कहा कि एक दिन बाद मैं खुद चंडीगढ़ से आ जाऊंगा। नवंबर का महीना था और दोस्त लोग हरियाणा रोडवेज की बस से दिल्ली से बैजनाथ गए। एक दिन वे बिलिंग और चौगान वगैरह घूमे और आसपास कोई होटल ना मिलने पर शाम को बैजनाथ ही आ गए। उसी शाम को मैं चंडीगढ़ से निकला। मैंने पहले धर्मशाला जा रही एक बस पकड़ी, मगर ऊना के पास उसका टायर पंक्चर हो गया। इसी ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि वक्त पर कांगड़ा उतर जाऊंगा और वहाँ से कोई बस पकड़ लूँगा बैजनाथ के लिए, मगर धर्मशाला जा रही उस बस ने मुझे करीब रात के 1 बजे कांगड़ा उतारा। वहाँ से कोई भी बस बैजनाथ पालमपुर साइड को मुझे नहीं मिली। किसी ने बताया कि बसें सुबह चलेंगी और बेहतर होगा कि किसी ट्रक वगैरह को हाथ देकर मैं लिफ्ट ले लूँ। मैं ऐसे ही खड़ा रहा और आधे घंटे के बाद मुझे एक जीप वाले ने लिफ्ट दी। ये ड्राइवर उतराला जा रहा था, जिसके लिए बैजनाथ से पहले पपरोला से ही लिंक चला जाता है। उसने कहा कि मैं पपरोला मार्केट में छोड़ दूंगा आपको, बाकी आपको खुद जाना पड़ेगा आगे। रात को सड़कें खाली थी और ड्राइवर पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। करीब 45 मिनट में उसने एक कस्बे के बीच ब्रेक लगाया और बोला कि आ गया पपरोला, अब आप या तो किसी गाड़ी का इंतज़ार कर लो या फिर पैदल निकल जाओ सीधे रेलवे ब्रिज से।
मैंने कहा कि जी मेरे को पता नहीं है, आप पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा कि भाई पैसों की बात नहीं है, मुझे काफ़ी ज़रूरी काम है और मैं खुद पठानकोट से भागा भागा आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि ज़्यादा दूरी नहीं है। उसने बताया कि सामने जाओ, सड़क से नीचे को रास्ता दिखेगा, चांदनी रात है एकदम, रेलवे पुल पार करो और खड़ी चढ़ाई है, सीधे मार्केट में पहुँचोगे और वहाँ पर होटल में पहुँच जाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बैजनाथ और पपरोड़ा 2 कस्बे हैं जो बिनवा नदी के दोनों आमने सामने वाले किनारों पर बसे हुए हैं। दोनों के आखिरी सिरों के बीच मुश्किल से सड़क मार्ग से 400 मीटर की दूरी है, मगर पैदल में ये दूरी 200 मीटर ही होगी। बस आपको शॉर्टकट मारते हुए रेलवे ब्रिज से रास्ता तय करना होगा। सारी सलाह देने के बाद ड्राइवर ने विदा ली और वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे एक लिंक रोड पर निकल गया। चांदनी रात थी और शहर में सन्नाटा था। दूर दूर तक मुझे कोई दिख नहीं रहा था, कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी जिससे लिफ्ट मांगी जाए। स्ट्रीट लाइट्स भी दूर दूर पर थी। खैर, मैंने उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ ड्राइवर ने मुझे इशारा दिया था। कस्बे के खत्म होते ही खूबसूरत नज़ारा था। चांदनी रात थी और एक तरफ नदी बह रही थी। नदी में बहते पानी का मस्त संगीत सुनाई दे रहा था। खड़े के पत्थर चमकते हुए बहुत शानदार लग रहे थे। सामने 2 पुल दिखाई दिए, एक सड़क वाला और उससे नीचे रेल का। पहले सोचा कि रेल के पुल से चलूं, मगर फिर सोचा कि अंधेरा है वहाँ पर और ऊपर से रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि क्यों ना सड़क से चलूं, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी तो जानवर वगैरह नहीं मिलेंगे। झाड़ियों वाले रास्ते में सांप वगैरह भी हो सकते हैं। ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी सड़क वाले पुल पर। मैं तेज़ कदमों से बढ़ चला। जैसे ही मैं पुल के पास पहुंचा, रेलवे के पुल की तरफ मैंने देखा। चांदनी रात में कितना प्यारा लग रहा था वो, मगर मेरा ये सारा उत्साह उस वक्त गायब हो गया जब मैंने किसी चीज़ को पुल के नीचे की तरफ लटके हुए देखा। मेरा मन किया कि मैं दोबारा उधर ना देखूं, क्योंकि पता नहीं क्या था, समझ में ही नहीं आ रहा था, मगर डर और एक्साइटमेंट के मिले जुले भाव से मैंने देख ही लिया। गौर करने पर मैंने पाया कि ऐसा लग रहा था कि कोई महिला पुल पर नीचे लटकी हुई है। मतलब साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर धुंधला सा स्लेटी से रंग का कुछ, और जैसे बाल लहरा रहे हों और वो भी उल्टे। सच कहूँ तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता था कि वो महिला ही थी या कुछ और, लेकिन एक बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो ये कि मेरे प्राण उसे देखकर सूख गए। शरीर में झुझुड़ी सी दौड़ गई और भागने को दिल कहने लगा, लेकिन घबराहट में पता नहीं क्या हो रहा था। इतने में ही सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी हेडलाइट नहीं जल रही थी। शायद सफ़ेद रंग की मारुति होगी। मैं आगे बढ़ा और मैंने उसे हाथ दे दिया। गाड़ी मेरे बगल में रुकी और मैंने आव देखा ना ताव, झट से उसका दरवाज़ा खोलने लग गया और बोलने लगा, जल्दी यहाँ से चलो। मैंने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गया और ड्राइवर को बोला कि जल्दी यहाँ से चलो। मैंने देखा कि आगे वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठा है और ड्राइवर की सीट पर एक अधेड़ सा मर्द। मैं पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और वहाँ पर साइड में एक महिला पहले से बैठी थी। मैं बोला, चल क्यों नहीं रहे आप? अचानक वे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एक टक लगाकर। मैं पहले से ही डरा हुआ था और अब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। मैं समझ चुका था कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोला ही था कि वे लोग बहुत अजीब सी आवाज़ में रोने लग गए। दरवाज़ा खुल चुका था और मैं बेतहाशा भाग रहा था। उनकी आवाज़ें लेकिन तेज़ हुए जा रही थी। मैं दौड़ा और पुल पार करते ही नीचे की तरफ मंदिर दिखा, इसीलिए वहाँ की तरफ भागने लगा और जैसे ही भागकर मैं वहाँ पहुँचा तो ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से 2 साधु निकले और उन्होंने पहले तो गालियाँ दी कि मैं इतनी रात को क्या कर रहा हूँ। मैंने घबरा कर उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे पकड़कर सहारा दिया और अंदर बिठाया, पानी पिलाया और भभूत खिलाई और फिर मुझे बोला कि कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। मैं काँप रहा था और रोए जा रहा था। उनमें से एक बुजुर्ग दिख रहे साधु ने मुझे कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें वहम हो गया होगा लग रहा है। ये कहते हुए उन्होंने मोर पंखे से कुछ मंत्र पढ़ते हुए सिर पर उसे कई बार सहलाया। मैं उन साधुओं के बीच में खुद को सहज पा रहा था।
इतने में मैंने मोबाइल निकाला और अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई। दोस्तों ने होटल वाले को जगाया और रात को ही गाड़ी लेकर 1 घंटे में उस मंदिर में पहुंच गए। मैंने पूरी कहानी बताई तो उन्हें यकीन भी नहीं हुआ। उन्हें भी लगा कि मुझे वहम हुआ है। वो रात मैंने और मेरे दोस्तों ने उसी मंदिर में बिताई और होटल के उस भले मालिक ने भी। सुबह होते ही मैं मंदिर से बाहर निकला और दोस्तों को बताया कि कहाँ पर क्या हुआ था। इस बीच वहाँ मौजूद साधु ने मुझे जाने से पहले भभूत की पुड़िया देते हुए कहा, डर लगे तो इसे लगा लेना, बाकी कोई बात नहीं। हम लोग वहाँ से बैजनाथ गए। होटल में ब्रेकफास्ट करा और बाबा बैजनाथ मंदिर में माथा टेका। वहाँ जाकर मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि कभी मेरे साथ ऐसा दोबारा ना हो जैसा बीती रात हुआ। उसके बाद हम सब लोग बिलिंग गए। दोस्तों ने इस बार उड़ान भी भरी, लेकिन मैं तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। मन कर रहा था कि तुरंत वहाँ से कहीं भाग जाऊं। दोस्तों का प्लान रुक कर वहीं घूमने का था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे चंडीगढ़ ले चलो। मैंने इसके लिए मंडी जाने के लिए कहा और वहाँ से चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे दोबारा उस पुल से होकर गुजरना पड़े। उसी रात हम लोग चंडीगढ़ आ गए और घबराहट कई दिनों तक बनी रही और कई दिनों तक बाबा जी की पुड़िया मैंने अपने पास रखी। कभी कोई सपना या ऐसी घटना मेरे साथ दोबारा नहीं हुई और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। बाबा जी की दी हुई पुड़िया आज भी पूजा के सामान के साथ ही रखता हूँ मैं। मगर 7-8 साल के बाद आज मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो डर उतना नहीं लगता। मेरा मतलब है कि आज इतने सालों बाद लगता है कि शायद मुझे भ्रम हुआ होगा पुल की तरफ देखकर, और वो जो गाड़ी में लोग थे वे भी बेचारे मेरी तरह ही कुछ देखकर डर गए होंगे। मैंने कई सालों तक ये कहानी किसी को भी नहीं बताई। मेरे दोस्त जो मुझे डरपोक समझते थे, उन्होंने हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाया। आज मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। उनके साथ भी मैं ये कहानी कभी शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि लगता था कि शायद वे लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मगर मैं जानता हूँ कि उस रात जो मेरे साथ हुआ वो कम से कम सामान्य तो नहीं था। जो कुछ भी था डरावना था। इसीलिए कहानी मैंने आप सभी लोगों को बताई है, ताकि मेरे इस अनुभव को ये कहानी के तौर पर ही सही, पर दुनिया के सामने आए ज़रूर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। इस वीडियो पर एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।